हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HCS मेन 2022 के अंदर जो आपका क्वेश्चन आया था। ये आपका इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था आपका कि डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड एनालाइज द इमर्जिंग डिबेट्स ऑन इट्स नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। देखिए, एक्चुअली में क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले वो मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। डिस्कस इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने में सक्षम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में तो उस टाइम पर यूएसए ने जापान की दो सिटीज़ थी हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर क्या है एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया था। अब देखिए, ये जो डिस्ट्रक्शन होता है काफ़ी बड़े स्केल पे होता है। ये कोई छोटा मोटा आपका डिस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने ग्रेनेड है वो फेंक दिया, या फिर गन्स के थ्रू या टैंक्स के थ्रू जो होता है उससे कई ज़्यादा बड़ा मैसिव ये डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया के आसपास की अगर बात करें तो चाइना के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। इंडिया को ये जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना है ये एक मजबूरी की तरह ही लगा लीजिए, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस है भारत के, वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कुछ खास अच्छे नहीं हैं, तो हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जिसकी क्वेश्चन में बात की जा रही है, ये एक्चुअली में है क्या। देखिए, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया उसके बाद जो कुछ कंट्रीज हैं, मतलब जैसे कि 5 कंट्री के मैं नाम लेता हूँ जो आज के टाइम पे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और उन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो साइन की हुई है। तो इसके अंदर 5 कंट्रीज आपकी आ जाएंगी। कौन कौन सी आएगी? यूएसए आ जाएगी, यूके आ जाएगी, उसके बाद फ्रांस आ जाएगी, फिर रशिया और चाइना। तो ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये ट्रीटी है जो कि 1968 के अंदर साइन हुई थी, उसको साइन किया था और ये इफेक्ट में आई थी 1970s में। ये जो ट्रीटी है इसको कहते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो 5 कंट्रीज हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इन्होंने ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डेवलप कर लिए थे आपके 1970 से पहले, 1970 से पहले उन्होंने ये जो जितनी कंट्रीज मैंने आपको बताई 5 कंट्रीज, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए थे। अब इशू ये आया कि अब ये चाहते थे, जो कंट्रीज थी ये चाहते थे कि बाकी की जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज है वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना करे, क्योंकि ये एक थॉट आया कि अगर न्यूक्लियर वेपन सभी कंट्रीज डेवलप कर लेंगी तो उसके बाद क्या होगा, किसी भी तरह की अगर वॉर होती है और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आएंगे और उससे ना सिर्फ जो एनिमी कंट्री है उसको नुकसान होगा बल्कि उसके आसपास की जो दूसरी कंट्रीज है, या फिर मैं अगर कंप्लीटली बात करूं तो पूरी अर्थ पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको इस इमेज के थ्रू बताया है कि इस तरह का एक मैसिव जो डिस्ट्रक्शन है वो देखने को मिलता है अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाता है। तो ये जो 1970 के अंदर ट्रीटी आई, इसको इनिशिएट किया गया 1968 के अंदर। ये ट्रीटी आई थी, 70 में इसको जो है वो लागू किया गया था। अब इसकी जो सिग्नेटरीज हैं, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं, वो क्या है, वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्रीज इस ट्रीटी को फॉलो करती हैं। लेकिन पूरी अगर वर्ल्ड में बात करें, सिर्फ कुछ ही फ्यू कंट्रीज ऐसी हैं जो इसको नहीं मानती हैं। उसमें से एक आपका इंडिया है, दूसरा आपका कौन है, पाकिस्तान है, उसके बाद इजराइल है, और उसके बाद एक आपकी कंट्री आती है अफ्रीका के अंदर, साउथ सूडान है वो, और उसके अलावा नॉर्थ कोरिया। तो ये कुछ ऐसी कंट्री है जो इस एनपीटी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं एनपीटी, जो कि 1970 के अंदर आपकी इंप्लीमेंट हुई थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इस ट्रीटी के अंदर ये था कि जो आपकी 5 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो मैंने आपको बताया था, यूएसए, यूके है, फ्रांस है, उसके बाद आपका रशिया और चाइना है, ये कंट्रीज ये चाहती हैं कि वर्ल्ड की जितने भी दूसरी कंट्रीज हैं वो सभी इस एनपीटी को साइन करें, और मैक्सिमम ने कर भी दिया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करेंगे, इन सभी ट्रीटीज को साइन करें और न्यूक्लियर जो है उसका डिसआर्ममेंट का काम करें। डिसआर्ममेंट का मतलब क्या है कि अगर तो कंट्रीज ने ये जो न्यूक्लियर वेपन है ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं, जैसे कि भारत ने कर लिया है, पाकिस्तान ने कर लिया है तो ये क्या करें, इन न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना स्टार्ट करें, डिसआर्ममेंट करना काम जो है शुरू करें। मतलब मिलिट्री पर्पसेस के लिए वॉर के केस में इन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करें। ये 5 कंट्रीज ऐसा चाहती हैं। लेकिन भारत ऐसा क्यों ही करेगा? क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत के एक साइड आपको पाकिस्तान देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको चाइना देखने को मिल रहा है, तो दोनों आपकी एनिमी कंट्रीज है। अगर भारत इस ट्रीटी को साइन कर देता है तो भारत को क्या करना पड़ेगा कि अपने जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, न्यूक्लियर जो आर्म्स है, उनको डिसआर्ममेंट करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा।
तो उस केस में पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान अगर ट्रीटी साइन नहीं करता है, और चाइना के पास भी है, तो उस केस में तो भारत जो है वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए भारत क्या है, एनपीटी को साइन नहीं करता है। एक रीजन तो ये बनता है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो आपका एनपीटी साइन करने के बाद क्या होगा, भारत ने एक जो अगली जो पॉलिसी है वो अपनाई है। भारत ने क्या कहा था कि हम एनपीटी को साइन नहीं करेंगे, लेकिन जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1974 के अंदर, इस टाइम पे इंदिरा गांधी आपकी देश की प्रधानमंत्री थी, और उसके अलावा 1998 में जिस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार भारत के अंदर थी, तो ये 2 टाइम पे टेस्ट हुए थे जिसको पोखराम 1 और पोखराम 2 कहा जाता है। पोखराम 1 आपका 1974 के अंदर, और पोखराम 2 आपका जो है 1998 के अंदर। तो ये जो 2 टेस्ट हुए थे, इसके बाद भारत की सरकार ने ये कहा था कि हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम उनके लिए जो एक पॉलिसी अपना रहे हैं उसको बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जिसके अंदर क्या होगा कि हम ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको कभी भी पहली बारी में यूज नहीं करेंगे। पहली बार का मतलब क्या है कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है, और वॉर क्या है, लैंड पे चल रही है, आर्मी के थ्रू चल रही है, जिसके अंदर आपके टैंक्स का यूज हो रहा है, जो सैनिक है उनका यूज हो रहा है। लेकिन उस केस में अब दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इंडिया फर्स्टली क्या है, न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा अगेंस्ट दी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान उस वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है भारत के खिलाफ, तो उस केस में सेकेंड टाइम पे जो होगा, भारत आपका न्यूक्लियर वेपन का यूज करेगा अगेंस्ट दी पाकिस्तान। अब अगर देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर वेपन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उससे डिस्ट्रक्शन भी बहुत बड़े लेवल पे होगा। तो एक बात दिमाग में ज़रूर उठेगी कि अगर पाकिस्तान पहले यूज़ करेगा तो उसके बाद तो इंडिया में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, तो हम क्या इस लायक बचेंगे कि हम सेकंड टाइम पे जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सके? तो देखिए, डेफिनेटली होगा। अगर मैं जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर की भी आपको एग्जांपल दे रहा था, तो जब अमेरिका ने जापान के ऊपर आपका जो न्यूक्लियर वेपन जो है, एटॉमिक बम जो है वो गिराया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 2 सिटीज़ थी, हिरोशिमा और नागासाकी, तो उन पर सिटीज़ पे इफेक्ट देखने को मिला था। इवन उसके नियर बाय काफ़ी बड़े एरिया में जो है डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो जापान क्या काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, तो जापान ने अपने आप को रिवाइव किया। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक जगह पे आपका जो एटॉमिक बम से आपका अटैक किया गया तो वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उसका जो लेवल होगा डिस्ट्रक्शन का वो काफ़ी बड़ा मैसिव होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर पाकिस्तान आपका न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करता है इंडिया में, तो इंडिया उसका जवाब देने के लिए सक्षम नहीं रहेगा बाद में। इंडिया के जो अगर मैं बात करूं, जैसे सबमरीन्स हैं, जो आपके डिफेंस से रिलेटेड सबमरीन्स हैं, जो अलग अलग लोकेशंस में होंगे। अब खास बात ये भी है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इंडिया के अंदर, वो इंडिया जो अटैक है वो एयर के थ्रू भी कर सकता है, लैंड के थ्रू भी कर सकता है और वाटर के थ्रू भी कर सकता है। तो मान लीजिए अगर इंडिया पर अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से किसी भी केस में न्यूक्लियर वॉरहेड्स के थ्रू, तो मान लीजिए लैंड पर अटैक होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अटैक होता है, नॉर्थ में अटैक होता है, तो उसके बाद क्या है, इंडिया की सबमरीन्स भी हैं, इंडिया के पास एयर के थ्रू भी कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। तो ऐसा नहीं है कि अगर वॉर के केस में न्यूक्लियर अटैक होगा तो इंडिया उसको रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, उसका जवाब नहीं दे पाएगा, डेफिनेटली दे पाएगा। लेकिन इंडिया की जो इमेज है इंटरनेशनली, वो क्या है, एक सीरियस कंट्री के तौर पे है, जो क्या है कि इस तरह से, जिस तरह से बात की जाए पाकिस्तान की, तो वैसी इमेज नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखिए इंडिया के पास जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं वो अच्छी खासी हैं। इंडिया किसी भी जो दूसरी कंट्री है उसके जो अटैक होगा उसका जवाब अच्छी तरह से दे सकता है। अब ये क्या है ना, इंडिया के पास एक पावर है, जब पावर आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो अगर इंडिया के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, डिफेंस में काफ़ी अच्छा है इंडिया, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो जो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं या फिर न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं या दूसरी तरह के जो वेपन्स हैं मैसिव डिस्ट्रक्शन के, उनको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। पाकिस्तान की तरह नहीं या फिर किसी दूसरी कंट्री की तरह नहीं जो बात बात पे न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देते फिरते हो। भारत का क्या है कि भारत काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस कंट्री के तौर पे देखा जाता है इंटरनेशनली, तो इसलिए भारत ने जो पॉलिसी भी अपनाई थी, ये आपकी 1998 में भारत ने पोखराम के बाद वैसे आपका अनाउंस किया था, बट ऑफिशियली अगर बात की जाए तो 2003 के अंदर भारत ने ये कहा था कि हम भारत कंट्री है वो कभी भी न्यूक्लियर का फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा। तो ये भारत की एक बेसिक सी पॉलिसी रही है न्यूक्लियर जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको लेकर, कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट में। एक देखिए पॉलिसी के अंदर एक चीज़ तो ये जो मैंने आपको अभी बता दी,
सेकेंड चीज उन्होंने इस पॉलिसी के अंदर क्या है भारत की, कि भारत कभी भी जो ऐसी कंट्रीज हैं, अब मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो बहुत ज्यादा कंट्रीज ऐसी नहीं हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कुछ गिनी चुनी कंट्रीज हैं। अब इसी पॉलिसी के अंदर पहला तो हो गया नो फर्स्ट यूज, कि पहले हम कभी भी वेपन को यूज नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू तब हम उसका जवाब जरूर देंगे। फर्स्ट चीज ये हो जाती है। और सेकंड चीज क्या है इस न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर भारत की, कि हम कभी भी किसी ऐसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स से जिसके पास खुद के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। ये आपकी दो चीजें देखने को मिलेगी भारत की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर उनके ऊपर, कि ना तो हम अटैक करेंगे पहली बारी में, और सेकंड चीज क्या करेंगे कि कोई ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है हम उसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू। तो ये दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, डिस्कस द इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया है, एंड एनालाइज द इमर्जिंग डिबेट्स। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एनालाइज द इमर्जिंग डिबेट्स ऑन इट्स नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? देखिए इससे पहले 2022 से पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, 2018 के अंदर 19 के अंदर जो काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अब ये दोनों कंट्रीज हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनको पता है कि भारत क्या है, कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो कभी भी हमला नहीं करेगा। तो एक सॉफ्ट कंट्री के तौर पे ये भारत को देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी को कह ही देते हो, जब आपकी पॉलिसी में ही मेंशन्ड है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली सामने वाली कंट्री के ऊपर डर खत्म हो जाएगा कि जब तक हम यूज नहीं करेंगे ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये क्वेश्चन आपका HCS मेन 2022 के अंदर पूछा गया था, क्योंकि उस इवेंट्स के बाद ये जो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा था, पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा था, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहे हैं। इसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि भारत की जो ये नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है ना, जिसको हम 2003 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हम इसमें चेंज लाने के बारे में जरूर सोचेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या बदलाव इसमें किए जा सकते हैं। इवन अगर मैं बात करूं तो 2014 के अंदर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसके अंदर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि अगर बीजेपी सत्ता के अंदर आती है तो ये जो भारत की नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है, इसके अंदर जो बदलाव है वो किए जाने पर हम विचार जरूर करेंगे। तो इस वजह से आपका क्वेश्चन HCS में 2022 के अंदर बनता है। अभी आप ये मैप देख लीजिए। इस मैप के अंदर जो ये ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वो कंट्रीज हैं जो NPT की सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने सबसे पहले NPT को साइन किया था। तो ये आपकी जो मैंने कंट्रीज बताई थी, USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये आपकी कंट्रीज हो जाएंगी। और ये जो ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट की जा रही हैं, ये वो सभी कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया हुआ है इस पे NPT के ऊपर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन किया हुआ है ग्रीन कलर में। और जो रेड कलर में दिखाई दे रही हैं आपको, ये वो वाली कंट्रीज है जिन्होंने साइन नहीं किया है। ये तीन तरह आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए, देख लेते हैं आप अब आंसर में किस तरह से चीजें लिखोगे। तो आप शुरुआत करोगे इंट्रोडक्शन के साथ। India's nuclear doctrine refers to the guiding principle and policies that govern the country's approach to the nuclear weapons। कि ये जो पॉलिसी है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि बताते हैं कि हमारी कंट्री किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी या फिर किस तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेगी। India's nuclear doctrine has evolved over time and one of its key components is the policy of no first use। और इसी पॉलिसी के अंदर हमारा एक की कंपोनेंट क्या है कि हम पहली बारी में कभी भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें द NFU, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं नो फर्स्ट यूज को NFU। द NFU डॉक्ट्रिन एज अडॉप्टेड बाय इंडिया स्टेट्स दैट इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन एनी कन्फ्लिक्ट। कि पहले हम कभी भी कन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। इट एम्फेसाइज द न्यूक्लियर वेपन्स आर सोली इंटेंडेड एज अ डेटरेंट अगेंस्ट द न्यूक्लियर थ्रेट। हमने किस लिए रखे हुए हैं? तो अब रीजन भी क्या बनेगा अगर हम यूज नहीं करेंगे? तो उसका रीजन ये बनता है कि अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमने ये न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। क्योंकि अगर पूरा देश, पूरा जो विश्व है, जो न्यूक्लियर है वेपन्स उनके डेवलप करने की दौड़ में भाग रहा है, तो भारत अगर उसमें पीछे रह जाएगा तो भारत क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। तो वो भारत नहीं चाहता था, इसलिए भारत ने क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया। And their use would only be considered in response of the nuclear attack on India or its allies। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर allies लिख रखा है, तो भारत और भारत के allies जो कंट्रीज हैं कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि भूटान हो जाएगा,
उसके बाद आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ये कुछ कैसे कंट्रीज है जो भारत के अलाइज हैं। सो इनके ऊपर भी अगर न्यूक्लियर वेपन से अटैक होता है तो उस केस में भी भारत क्या है, उसका रिस्पॉन्ड करेगा। दिस पॉलिसी इज रूटेड इन द इंडियाज कमिटमेंट टू डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन। देखिए, अगर मैं बात करूं आइडिया की कि ये न्यूक्लियर वेपन के बारे में भारत का शुरुआती तौर पर क्या स्टैंड रहा है, तो जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे भारत के, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका ये स्टैंड था कि किसी भी देश को, भारत तो क्या विश्व के किसी भी देश को ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको छोड़ देना चाहिए, इसका डिसआर्ममेंट होना चाहिए। इसलिए आप क्या देखेंगे कि 1947 के बाद भारत ने 1974 तक, मतलब 47 से लेकर 74 के बीच में किसी भी तरह आपको ये जो न्यूक्लियर वेपन है इनको डेवलप करने के बारे में कुछ आपको ऐसे इंसिडेंट देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपका 70s के दौर में स्टार्ट हुआ जब भारत को जरूरत महसूस हुई, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कॉन्टिन्यूसली हमारी वॉर हुई थी। 62 में चाइना के साथ वॉर हुई थी। अब चाइना के पास तो न्यूक्लियर वेपन थे, तो हमें ये जरूरत महसूस हुई कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन जो है उनको डेवलप करना चाहिए। सो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जहां पर रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि भारत ने शुरुआती दौर में कहा था कि रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको डेवलप नहीं करना चाहिए, बट खैर बाद में भारत को ये सब चीजें करनी पड़ी। However, in the recent year, there have been debates and discussion emerging around the India's no first use doctrine. लेकिन अब रिसेंटली क्या देखने को मिलता है कि इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज वाली डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर डिबेट्स देखने को मिलती हैं। भारत की जनता, पॉलिटिशियंस, इवन डिफेंस रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके बीच में डिबेट्स हैं कि क्या हमें ये जो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है इसको इसी तरह से रहने देना चाहिए या इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। देखिए, इसके दोनों चीजें बनती है, इसके कुछ फायदे भी बनते हैं, कुछ नुकसान भी बनते हैं, वो हम इसी आंसर के लास्ट में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 के अंदर जो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी तब ये कहा था कि नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया मे बी चेंज इन द फ्यूचर। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये जो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है ये शायद इसमें बदलाव किया जा सकता है। भारत सरकार के ऐसा मानना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, अब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया है ऑलरेडी। आप लिखेंगे क्या, अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन स्टेट्स हाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट वुड एम्प्लॉय इट्स न्यूक्लियर वेपन बोथ ड्यूरिंग पीस एंड द वॉर। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो किसी भी स्टेट को, स्टेट इन द सेंस कंट्री, कि किसी भी कंट्री को अपने वेपन्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है, रेगुलेट करना है ड्यूरिंग वॉर टाइम और ड्यूरिंग पीस टाइम। ओके, द डॉक्ट्रिन हेल्प्स टू एस्टैब्लिश डेटरेंस विस एडवर्सरी। ये जो आपकी डॉक्ट्रिन है ये हेल्प क्या करती है, एक तो शांति बनाने में जो आपकी हेल्प करती है, और दूसरा क्या करती है कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो सामने वाला भी अटैक करने से पहले सोचेगा। अगर आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है तो डेफिनेटली सामने वाली कंट्री सोचेगी एक बार के लिए कि क्या मैं इसके ऊपर अटैक करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अटैक किया तो सामने से भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। थ्रू द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अ स्टेट कैन कम्युनिकेट इट्स इंटेंशन एंड रिजॉल्व टू द एनिमी। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी दूसरी कंट्री को कि हम जो सामने वाली कंट्री है, जैसे भारत की इंटेंशन क्या है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के थ्रू। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की इंटेंशन, जैसे मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि एक जो जिम्मेदार कंट्री के तौर पे, एक सीरियस कंट्री के तौर पे भारत को देखा जाता है। तो ये इंटेंशन क्या है, ओवरऑल वर्ल्ड में पता है कि भारत क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। लेकिन अगर इसी के अपोजिट में बात की जाए पाकिस्तान की या फिर किसी दूसरे की, जैसे कि नॉर्थ कोरिया भी आजकल धमकी देता है यूएसए को कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो इंटेंशन पता लगती है कंट्री की कि किस तरह के इंटेंशन है, वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर न्यूक्लियर है उसको किस तरह से यूज करने वाला है, किस केस में यूज कर सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली ही जो उस कंट्री की रिस्पेक्ट है या फिर उस कंट्री की जो इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज है उनके बीच में इंटेंशन शो होती है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगा। द डॉक्ट्रिन ऑल्सो गाइड्स द स्टेट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द वॉर। और इसी तरह से पता लगता है इस डॉक्ट्रिन से कि जब वॉर होएगी उस समय पर किस तरह से कोई भी कंट्री रिएक्ट करेगी। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी है भारत का, क्योंकि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हमने डॉक्ट्रिन समझ ली स्टार्टिंग में, लेकिन अब हमें यह भी बताना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो आप कुछ पॉइंट लिखेंगे उसके अंदर, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाय
इन द लेट 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। तो ये होमी जे भाभा क्या है, ये कहा जाता है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके फादर भी रहे हैं भारत के अंदर, ये हेड भी थे होमी जे भाभा। नेहरू वॉज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स, सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, हाउएवर द न्यूक्लियर आर्सेनल केप्ट राइजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया नेहरू जी जो थे इसके अगेंस्ट थे, लेकिन उन्होंने उनके कहने के बावजूद उनकी इस तरह की जो सोच थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद क्या है वर्ल्ड के जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो जो इंक्रीज करते हुए स्टार्ट कर दिया और बढ़ाते रहे। तो अगर हम बात करें हमारी हिस्ट्री की, जैसे मैंने बताया था पोखराम 1 में 1974 के अंदर, ये आपकी इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, उस टाइम पे हुआ था, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 के अंदर, तो उस टाइम पे पोखराम सेकंड जो है आपको देखने को मिलेगा। व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964, देखिए 1964 के अंदर आपका चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो अपना कर लिया था। 5 न्यूक्लियर जो आपकी पावर्स थी जो मेन देखने को मिलेगी आपको, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड जी चाइना, ये 5 कंट्रीज थी। यही आपकी 5 कंट्री 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं किसकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। had tried to impose the nuclear non-proliferation treaty NPT of 1968। अब देखिए कमाल की बात क्या है कि इन्होंने ये आपके न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, ठीक है। अब ये क्या चाहते हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए हैं लेकिन जो बाकी की दूसरी कंट्रीज हैं वो ना करें, इसलिए 1968 के अंदर ये वाले ट्रीटी ले आए। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो कंट्री है वो डिसआर्ममेंट की तरफ जाएंगे, कि ये कह रहे हैं कि हम 5 तो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं और हम रहेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन आने वाली जो दूसरी कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज है अपने उसको छोड़ दें, उसको डिसआर्ममेंट कर दें। तो ऐसा कोई क्यों ही करेगा। सो ये एक अलग ही तरह की ट्रीटी है जो इंडिया ने साइन नहीं की है, इसी वजह से इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था। द 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका क्या मतलब है जो एनपीटी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले डिसआर्ममेंट की जो वॉर जो आपके ये आपके आर्म्स हैं इसको छोड़ दिया जाए, न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको छोड़ दिया जाए। राइट टू पीसफुली यूज द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, आपकी G20 की मीटिंग्स के अंदर एक आपकी इटली में हुई थी, उसके अंदर क्या था कि इस तरह से सवाल उठाए गए थे कि जैसे पेरिस एग्रीमेंट भी है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उसमें ये था कि ज़्यादातर जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वो कोयले के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है कोयले के थ्रू बनाई जाती है, भारत भी उनमें से एक है। 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत के अंदर वो आपके कोयले के थ्रू बनाई जाती है। अब यहाँ पर जब हम यूज कर रहे हैं वर्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रोडक्शन की जा सकती है। तो जो आपका यहाँ पे पहली चीज होगी डिसआर्ममेंट, दूसरा हो गया राइट टू पीसफुली यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब ये चीजें क्या है एनपीटी ट्रीटी के अंदर बोला गया है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे, उसके लिए एक और आपका ग्रुप बनाया गया था जिसको एनएसजी बोला जाता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो अगर आप देखेंगे तो 2018-19 के दौरान भारत ने आपका एनएसजी जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करने की बात की थी, क्योंकि एनएसजी ग्रुप में जो आपकी कंट्रीज होंगे उसको इजीली यूरेनियम जो न्यूक्लियर जो है आपको मिल जाएगा, सप्लाई उसकी इजीली हो जाएगी। तो अब भारत उसका मेंबर नहीं है क्योंकि चाइना ने क्या कर दिया बाद में उस चीज में ये बोल दिया कि जब तक भारत एनपीटी को साइन नहीं करेगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 वाली को साइन नहीं करेगा, तब तक उसको एनएसजी के अंदर जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसके अंदर ऐड नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से भारत को इजीली न्यूक्लियर या फिर यूरेनियम जो है उसको एक्वायर करने में मुश्किल आती है। अब उसको एनएसजी ग्रुप में नहीं रखा गया है जिसकी वजह से उसे यूरेनियम नहीं मिलता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है भारत सिर्फ कोयले से ही कर पाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या है क्लाइमेट चेंज वाला जो चीज़ है पेरिस एग्रीमेंट जैसा मैंने आपको बताया वो भी सब चीज़ देखने को मिलती है। जो अब इनमें जब भी बात की जाती है क्लाइमेट चेंज को लेकर तो बेसिकली कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि चाइना हो गया, भारत हो गया, इनके बारे में बात की जाती है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं है जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इवन चाइना भी मैक्सिमम एनर्जी जो है कोयले से ही प्रोड्यूस करता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि एनपीटी भारत ने साइन नहीं की है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी थी और भारत ने रिफ्यूज कर दिया इसको साइन करने से। इंडिया हैज अपोज द इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड नॉन प्रोलिफरेशन सिंस दे वर सिलेक्टिव एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स एंड लेजिटिमाइज द मोनोपोली ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन पावर।
क्यों मना कर दिया? क्योंकि 5 को तो आप मोनोपोली दे रहे हो न्यूक्लियर पावर की, बाकी को आप मना कर रहे हो कि आप भाई न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते हो, इसलिए भारत ने वो मना कर दिया। नेक्स्ट बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था 74 के अंदर आपका हुआ था, उसके बाद आपका 1998 में आपका हुआ था। सो इंडिया ने क्या किया, बाद में जब ये 2 टेस्ट कर लिए उसके बाद बोल दिया कि हम भाई जो ये आपका न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज नहीं करेंगे। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ टेस्ट इन 1998 डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर यूज एनर्जी फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। उसके बाद ही क्या देखेंगे, इंडिया के बाद ही पाकिस्तान भी साथ में क्या है न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप करता है। आफ्टर 1998 इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ऑल्सो इनिशिएटेड डॉक्ट्रिन ऑफ द नो फर्स्ट यूज। जैसे मैंने आपको बताया 1998 में इंडिया ने अनाउंस कर दिया था, 2003 में ये ऑफिशियल हो गया था कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। द डॉक्ट्रिन वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन द 2003 एंड सेज द न्यूक्लियर वेपन्स विल बी ओनली यूज इन द रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब होता है जब हम किसी, जैसे हमारे ऊपर कोई अटैक हो रहा है हम उसका जवाब जब दे रहे हो उसका। नेक्स्ट बात करें, सिंस द अडॉप्टेशन ऑफ द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया हैज सेड कंसिस्टेंटली दैट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स वर बेस्ड ऑन द स्टैगरिंग एंड द प्यूनिटिव रिटेलिएशन। प्यूनिटिव भी वही होता है जब आप क्या करते हो, जब सामने से अटैक हो रहा है उसके बाद जब आप जवाब देते हो उस चीज का। इन केस ऑफ द डेटरेंस हैज फेल्ड in context of India, the debates on the non-first use policy doctrine has been particularly prominent. However, there have been emerging debates. अब आप ये क्या कर रहे हो, जो आपका क्वेश्चन था उसके सेकंड पार्ट का आंसर कर रहे हो। सेकंड पार्ट आपका क्या बनेगा, सेकंड पार्ट है आपका कि आपको एनालाइज करना है एमर्जिंग डिबेट्स जो हो रही हैं आपकी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, उसके ऊपर आपको बात करनी है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं या फिर क्या क्या डिबेट्स हैं जो ऑलरेडी ऑनगोइंग है इंडिया के अंदर उसकी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको लेकर। सबसे पहले तो इवॉल्विंग थ्रेट परसेप्शन, जो हमारे आसपास से जो हमें खतरे देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से हमें, और या फिर हमारे पॉलिटिशियन को या फिर हमारे जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसमें बदलाव की जरूरत है। वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ड्राइविंग द डिबेट्स ऑन द इंडियाज नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन इज इवॉल्विंग द सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। इंडिया फेसेस अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक सिक्योरिटी लैंडस्केप, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स सच एज द पाकिस्तान एंड चाइना। सम आर्ग्यू दैट द इंडिया's commitment to the no first use may need to be revisited due to changing nature of the threats and potential of limited nuclear conflicts in the region। अब जब भारत की ये पॉलिसी ही है कि हम यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या है, जो दूसरी कंट्रीज हैं लाइक चाइना एंड पाकिस्तान में भी पॉसिबल कि वो इंडिया को उतने सीरियसली ना भी लें, क्योंकि उन्हें पता है कि अटैक नहीं करेंगे। सो इस वजह से भी भारत को अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें चेंज की जरूरत है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट आपका क्रेडिबिलिटी एंड डेटरेंस। क्रिटिक्स ऑफ द नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन आर्ग्यू दैट इट मे बी अंडरमाइंस इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस पोस्चर। दे सजेस्ट दैट बाय डिक्लेयरिंग अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया मे बी लिमिट इट्स एबिलिटी टू डेटर एडवर्सरीज इफेक्टिवली। कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे तो आप सामने वाले को भी ये मौका दे रहे हो कि वो किसी भी तरह से कोई भी जो तरीका है अपना सकता है इंडिया को इनस्टेबल करने के लिए, और उसकी वजह से क्या है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जा रहा है जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको। सो इस वजह से भी हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि दे बिलीव दैट एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर कैन एनहांस डेटरेंस एंड इंक्रीज द अनसर्टेनिटी फॉर द पोटेंशियल एडवर्सरीज। तो जो एम्बिग्यूटी बनी हुई है कि हम जो न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज नहीं करेंगे, उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्या है एडवर्सरीज जो है हमारे खिलाफ, देश के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी। नेक्स्ट अगर बात करें रिस्पॉन्स टू द नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था कि एक तो हम पहली बारी में यूज नहीं करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे कि दूसरा जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उसके खिलाफ भी यूज नहीं करेंगे। अब देखिए जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट होगा, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई दूसरा स्टेट है जो कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट है और वो इंडिया के ऊपर अटैक करता है, तो उसे पता है कि मैं किसी भी तरह से अटैक भारत के ऊपर कर सकता हूं, कोई भी तरीका अपना सकता हूं। अब ये तो इनकी पॉलिसी के अंदर ही है भारत की कि वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट के खिलाफ यूज करेंगे ही नहीं, तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अनदर इमर्जिंग डिबेट्स रिवॉल्व अराउंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियाज नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन बीइंग रिकंसिडर्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ नॉन न्यूक्लियर एक्ट ऑफ एग्रेशन। कि हमारे ऊपर नॉन न्यूक्लियर एक्ट ऑफ एग्रेशन हो, उस केस में हम न्यूक्लियर के थ्रू तो रिप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी पॉलिसी कहती है। सम आर्ग्यू दैट इन द इवेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट कन्वेंशनल अटैक
जैसे कि अगर बात की जाए कि कोई बहुत बड़े लेवल पे बायोलॉजिकल अटैक हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है, उस केस में, या फिर कोई ऐसा स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो हमारे ऊपर अटैक कर देता है, सो उस केस में तो भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर ही नहीं सकता। इस वजह से भी हमें ये जो पॉलिसी है इसको सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्लोबल न्यूक्लियर नॉर्म्स आर्म्स कंट्रोल, इंडिया एडहेरेंस टू द नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन हैज बीन सीन अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अब देखिए, हमने 2-3 पॉइंट देख लिए कि किस तरह से इस पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। एक चीज अगर हम ये भी देखें तो जो ग्लोबल न्यूक्लियर नॉर्म्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उसके अंदर न्यूक्लियर जो आपके यूरेनियम वगैरह है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उनकी सप्लायर में क्या है, भारत जो आपका ग्रुप है उसका मेंबर नहीं है। तो देखिए होता क्या है, अगर इंडिया जो है अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को उसी तरह से ही इम्प्लीमेंट रखेगा तो उससे क्या होगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा बाकी दूसरी कंट्रीज की तरफ को कि हम क्या करेंगे कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको छोड़ दें। आपको क्या करना था कि ये आंसर के अंदर 2 चीजें आपने मेंशन करनी थी। पहले तो आपने ये मेंशन कर दिया कि भाई इस पॉलिसी के बारे में सोचने की क्यों जरूरत है, उसके पॉजिटिव साइड में बोल दिया कि हाँ हमें किस किस तरह से फायदा होगा अगर हम पॉलिसी के अंदर चेंज करेंगे। अभी जो हमारा स्टांस है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वाला, इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं वो भी आपको इस आंसर में मेंशन करने की जरूरत है। तो क्या होगा, एक इंडिया स्टैंडिंग एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, और ये क्या करेगा, दूसरी कंट्रीज को भी मजबूर करेगा या फिर प्रमोट करेगा कि आप भी इसी तरह की कमिटमेंट है जो अपनाइए। नेक्स्ट अगर बात करें पब्लिक परसेप्शन एंड द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, द डिबेट्स ऑन द इंडियाज नो फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑल्सो इन्वॉल्व पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। The Indian government stance on its issue is influenced by the variety of factors including the strategic consideration, domestic politics and public sentiments. अब देखिए, एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसको अगर ये जो नॉन फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी जो है इसको अगर बदलना है तो वो इस चीज पे भी मायने रखती है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो क्या कहती हैं, इंडिया के जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है वो क्या कहते हैं। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, ये जो 3 वर्ड्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड द पब्लिक सेंटिमेंट्स। कई बार कई देशों की सरकारें होती हैं जो पब्लिक सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही कोई काम करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो जिस टाइम पे इंडिया के ऊपर अटैक किया गया था, जो आपका जिसके अंदर बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उस टाइम पे एक सेंटिमेंट्स था पब्लिक के अंदर कि इंडिया को, भारत को इसका जवाब देना चाहिए। तो उसी के बाद जो क्या है, भारत की सरकार ने जो एयर स्ट्राइक थी वो की थी। तो पब्लिक सेंटिमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्रेम होने में। तो ये जो न्यूक्लियर का है नॉन फर्स्ट यूज पॉलिसी, उसके अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, ये भी डिपेंड करता है पब्लिक सेंटिमेंट्स के ऊपर। लास्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन की। इंडियाज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑन न्यूक्लियर वेपन्स हैज बीन अ कॉर्नर स्टोर ऑफ इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। काफी इंपॉर्टेंट है ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसकी डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके अगर बात की जाए। The evolving threat perception in the region demands a review of the India's nuclear posture. The complex security landscape, including the nuclear armed neighbors of the Pakistan and the China, present a new challenges. तो ये जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं ये बहुत बड़ा थ्रेट है भारत के लिए और दोनों न्यूक्लियर कैपेबल हैं। सो इस वजह से भारत को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर जो ये पॉइंट है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और adapting of these changes threat may require a more flexible approach that allow a credible and effective deterrence against the potential aggression. तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस पॉलिसी के अंदर मॉडिफिकेशन की जा सकती है, किस तरह से इस पॉलिसी को जो न्यूक्लियर के ऊपर है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है दूसरी कंट्रीज को कि वो भारत की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसको वीक ना समझे, भारत को किसी भी तरीके से वीक ना समझे। और भारत को क्या है, जब अब एक चीज ये भी मानी जाती है कि अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, तो जब आप कोई कमेंट भी करोगे, कोई बात भी बोलोगे, तो वो अगर लॉजिकल नहीं भी है, इवन इन दैट केस वो क्या है, बात आपकी सीरियसली सुनी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पावर भी नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, शक्ति नहीं है, और उस केस में आप चाहे कितनी भी लॉजिकल बात कर रहे हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, वो बात आपकी सुनी जाए, समझी जाए, उसके चांसेस काफी कम होते हैं। तो इंडिया जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा अपने डिफेंस में, उतना ज्यादा चांसेस है कि उसकी बात जो है इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां पे सुनी जाएगी। तो यहाँ पर एक ये भी पॉइंट बनता है कि
इंडिया को अपनी जो ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इसमें इसलिए बदलाव करने की भी ज़रूरत है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कर सके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर, तो इंडिया की बात भी सुनी जाएगी। इंडिया के कई मुद्दे हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अभी पेंडिंग है, जैसे यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में बात की जाए, जिसका चाइना मेंबर है लेकिन भारत नहीं है। भारत का बहुत टाइम से ये कहना है कि इंडिया को भी उसका मेंबर होना चाहिए क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। ये कुछ मुद्दे हैं जो कि इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड है। जब इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने आप में इंडिया की जो बात है उसकी अहमियत बढ़ेगी। ये सब आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो HCS मेंस के लिए हमारे कोर्सेज हैं गोरिल्ला क्लासेस की तरफ से। एक कोर्स है आपका जो 6999 के अंदर आपको पड़ेगा। इसके अंदर आपको जितने हमारे मेंस के लेक्चर्स हैं वो सब देखने को मिलेंगे, साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्रीमियम लेक्चर्स हैं और स्टडी मटेरियल होगा आपके लिए। एक कोर्स तो आपका ये है। दूसरे कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 9999 में। ये कोर्स के अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके जो आंसर है वो भी करवाए जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज होगी और साथ में स्टडी मटेरियल होगा। ये तीनों चीजें आपको कंप्लीट कोर्स के अंदर मिल जाएगी। अभी देखिए आपके HCS का प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है, तो प्रीलिम्स से पहले अगर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करते हैं, ये जो 9999 वाला कोर्स है, तो आपको 90% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। डिस्काउंट कुछ इस तरह से है कि अगर आप पहले एनरोल होते हैं तो आपको सिर्फ 999 रुपये पे करने पड़ेंगे और बाकी आपका अगर रिजल्ट आता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद की जो पेंडिंग पेमेंट है वो आप पे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑफर आपके लिए है। ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं। ये ऑलरेडी जो महक स्वामी जी हैं अभी IPS हैं, पहले हरियाणा के अंदर SDM थी। इस तरह से जो हमारे रिजल्ट है वो हमारा पढ़ाने का तरीका है जो उनके बारे में आपको बात बताते हैं। आप भी ये जो कोर्सेज हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही है। अगली बार हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।